हाय व्यूअर्स, न्यू डॉन के साथ हुसैन आपके साथ मौजूद। बॉलीवुड में क्राइम जॉनर पे बहुत काम हुआ है और बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ आई जिन्होंने बाद में कल्ट स्टेटस भी हासिल किया और एक छाप छोड़ी, अपना एक निशान छोड़ा। आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये फिल्म क्राइम जॉनर को लेके बहुत अहम है और इसकी जो मेन थीम है वो इस लाइन से शुरू होती है, तशद्दुद की कोख से तशद्दुद ही जन्म ले सकता है। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन फ़िल्म में भी नहीं है। ये लाइन फ़िल्म के हिदायतकार विदु विनोद चोपड़ा की है, जिन्हें सज़ाए मौत और खामोश फ़िल्म के बाद एक ऐसी फ़िल्म चाहिए थी जिसमें वो बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम एक्टर्स के साथ काम करें, लेकिन थोड़ा अपने अंदाज में। परिंदा वो फ़िल्म थी जिसने विदु विनोद चोपड़ा को पहचान दी। परिंदा वो फ़िल्म थी जिसने क्राइम जॉनर के मानी बदल दिए। 3 नवंबर 1989 को आने वाली इस फ़िल्म ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। विदु विनोद चोपड़ा के पीछे का जो आर्ट फिल्म साज था, जो कि पैरेलल सिनेमा को भी जानता था, वो कुछ नकूश हमें इस फिल्म के अंदर दिखाई दिए। जैसे कि उन्होंने इस फिल्म में नेचुरल लाइट्स पे बहुत फोकस किया, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो कमरे के अंदर मोमबत्तियां रखी गई हों। एक अलग ही स्टाइल दिया उन्होंने इस फिल्म के ज़रिए और क्राइम जैसे डार्क सब्जेक्ट पे काम करने के लिए ये जो टेक्निक्स थी चोपड़ा की, ये बहुत काम कर गई। और आउटडोर में जहाँ जहाँ उन्होंने कैमरा इस्तेमाल किया, तो कैमरे के ऊपर उन्होंने कपड़ा भी लगाया ताकि फ़िल्म की एक डार्कर थीम सामने आए। वो बॉम्बे को दिखाना चाह रहे थे एक डार्क सिटी जिसका एक और फ्लिप साइड भी है। वो एक सिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी तो है, लेकिन बॉम्बे एक डार्क सिटी भी है और डार्क साइड की जब बात होगी, तो बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड की बात होगी। अंडरवर्ल्ड को पहली बार जिस ज़ोरदार अंदाज़ से इस फ़िल्म के अंदर विदु विनोद चोपड़ा ने दिखाया, वो आज भी एक मिसाल है। हिंदी सिनेमा में रियलिज़्म की अहमियत। रियलिज़्म परिंदा फ़िल्म के ज़रिए विदु विनोद चोपड़ा ने क्या ही शानदार अंदाज़ में पेश किया। जैसे कि हमने बात की कि इसमें अंडरवर्ल्ड के खुफिया गोशों को बेनकाब किया गया। वो कैसे काम करते हैं, उन पे कितना दबाव होता है। पुलिस के साथ भी उनका एक 36 का आंकड़ा चल रहा होता है। फिर अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ी बात जो इस फ़िल्म के प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं कि इस धंधे में आने के तो बहुत रास्ते, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं। तो ये सब चीज़ें, इनके पीछे रियलिटी क्या थी, अंडरवर्ल्ड वाले भी इंसान ही होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। परिंदा फ़िल्म में ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया और इसी फ़िल्म ने आगे जाके अनुराग कश्यप को, निखिल एडवाणी को, देबानकर बैनर्जी को और राम गोपाल वर्मा को मुतासिर किया। और हमने देखा कि आने वाले सालों में बैंडिट क्वीन, सत्या, कंपनी और एक लंबी लाइन लगती है जिसमें हमें हिदायतकारी के हवाले से इस फिल्म की छाप इन सब फिल्मों पे दिखाई देती है और ये सब फिल्में कल्ट फिल्में साबित हुई। फिल्म का नाम पहले कबूतर खाना रखा गया, लेकिन बाद में इस टाइटल को चेंज कर दिया गया। कबूतर खाना बॉम्बे में एक जगह है जहाँ बहुत सारे कबूतरों को फीड किया जाता है और फिल्म का एक बहुत ज़बरदस्त सीन भी वहाँ पे शूट किया गया। 12 लाख का बजट था इस फिल्म का, क्योंकि विदु विनोद चोपड़ा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग काम कर था, उनके पास टैलेंट था, उनके पास हुनर था। 12 लाख के बजट के अंदर 66 दिनों में उन्होंने ये मास्टरपीस बना दिया, जिसका आखिरी सीन सिर्फ एक हादसे की वजह से 1 साल ताख़ीर का शिकार हो गया, जिस पर हम अभी आएँगे। तो ये विदु विनोद चोपड़ा का कमाल है कि आज भी अगर आप उस फ़िल्म को देखें, जिसकी शूटिंग मुकम्मल तौर पे बॉम्बे में की गई है, चाहे वो मड आइलैंड हो, एंटॉप हिल हो, जिस तरह की कैमरा की टेक्नीक इस्तेमाल की, फ़िल्म साज़ी के हुनर इस्तेमाल किए विदु विनोद चोपड़ा ने, आपको लगता ही नहीं है कि ये फ़िल्म जो है 12 लाख में बनी होगी। इस फ़िल्म में काम करने वाले एक्टर्स उस ज़माने के स्टार्स थे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित। उन सब ने जो कपड़े पहने वो उनके अपने थे। फ़िल्म में जो कारें इस्तेमाल की गई, जैकी श्रॉफ ने अपनी फ़िएट कार इस्तेमाल की, क्योंकि विदु विनोद चोपड़ा के पास पैसे नहीं थे कि वो अंडरवर्ल्ड का ताम-झाम दिखाते। लेकिन ये उनका क्रेडिट है
कि जब स्क्रीन पर फ़िल्म सामने आती तो आपको लगता है ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा लागत में बनी होगी। फ़िल्म की एडिटिंग बेहतरीन रही और स्क्रीन प्ले कमाल का था। और मज़े की बात है कि इस फ़िल्म में काम करने वाले एक हेंचमैन, जो असल में सुब्रमण्यम साहब थे, वो फ़िल्म के स्क्रीन राइटर भी थे और वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। उनका भी बहुत अहम रोल था विदु विनोद चोपड़ा के साथ। हंचमैन के रोल में सुरेश ओबराय ने बहुत कमाल का रोल किया अब्दुल का, जिसमें उनको बार-बार बांसुरी भी बजानी पड़ती थी और बांसुरी बजानी सुरेश ओबराय को आती नहीं थी। इस मकसद के लिए ट्रेनिंग उन्होंने डैनी डेंजोंगपा से ली, जो पहले यही रोल करने वाले थे मगर वो कहीं बिज़ी हो गए। तो उन्होंने सुरेश ओबराय के हवाले ये किरदार किया, लेकिन उनको बांसुरी बजाने की ट्रेनिंग दी, जो इस फ़िल्म में एक अच्छा तासुर छोड़ती है। और सुरेश ओबराय ने अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर बीइंग हंचमैन एक शानदार किरदार अदा किया। माधुरी दीक्षित पारो के किरदार में, पारो जो फंसी हुई है करण के साथ, वही करण जिसको हालात ने एक मासूम इंसान से मुजरिम बना दिया, लेकिन पारो उसके साथ खड़ी रही, यहाँ तक कि मौत को भी गले लगा लिया। तो माधुरी दीक्षित इतनी बड़ी स्टार नहीं थी जब ये फ़िल्म बन रही थी, लेकिन जब फ़िल्म रिलीज़ होती है, तब वो एक बहुत मेगा स्टार बन चुकी थी। तो उनका किरदार, उनकी एक्टिंग बहुत ही नेचुरल थी। अनुपम खेर ने इंस्पेक्टर के रोल में एक मुख्तसर किरदार अदा किया, मगर कबूतर खाने में उनकी डेथ का सीन, उनके एक्सप्रेशन, नाना पाटेकर को जिस तरह वो ललकार रहे थे, ये उनका बहुत ही कमाल का रोल था। अब आते हैं फ़िल्म के मेन 3 किरदारों की तरफ। तो मैंने कहा कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर रियलिज़्म के तड़के को लगाने में इस फ़िल्म का जवाब नहीं था, और वही फ़िल्म के अंडरवर्ल्ड में कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, हालात ले आते हैं। 2 भाइयों की कहानी थी, दोनों ने पेट पालना था, एक ने पढ़ना था। जो भाई होता है, बड़ा भाई किशन, वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाता है ताकि उसका छोटा भाई करण तालीम हासिल कर सके, एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। और किशन कुर्बानी देता है अपने बचपन की, अपनी शराफत की, और जुर्म की दुनिया में चला जाता है, जहाँ वो एक्सटॉर्शन भी कर रहा है, जहाँ वो औरतों को भी बेच रहा है, जहाँ वो दारू की भट्टी भी लगा रहा है। वो सब काम अन्ना के लिए कर रहा है, जो एक डॉन है, एक संकी डॉन है, एक नफसियाती मरीज़ है जिसने अपने ही ख़ानदान को जला के राख कर दिया, और इस वजह से वो आग से बहुत ज़्यादा खौफ़ खाता है। तो नाना पाटेकर ने अन्ना के रोल को अमर कर दिया था, और ये उनका भी पहला बड़ा रोल था। इससे पहले वो अंकुश में काम कर चुके थे, थिएटर के एक्टर थे, लेकिन ये उनकी अदाकाराना सलाहियतों का बेहतरीन शाहकार था, जो विदु विनोद चोपड़ा ने नाना पाटेकर से लिया। और नाना पाटेकर एक जज़्बात से आरी इंसान, जो बार-बार कहते हैं कि किशन धंधा, धंधा किशन, धंधे में कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। और दुःख, दुःख नाम की बीमारी वो है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसका इलाज खुद ही ढूँढना पड़ता है, दुःख को भूलना पड़ता है। तो नाना पाटेकर का किरदार बेमिसाल था, और आखिर में जिस तरह इस रोल में वो इतने डूब गए कि इख्तितामी सीन में उन्होंने क्या किया, उस पे हम अभी आते हैं। किशन और करण के बीच में कशमकश, एक कशमकश फ़िल्म से बाहर भी चल रही थी, और वो कशमकश क्या थी कि करण के किरदार में, छोटे भाई के किरदार में अनिल कपूर कास्ट हो गए। विदु विनोद चोपड़ा इस फ़िल्म में नसीरुद्दीन शाह को उनके बड़े भाई के रोल में कास्ट करना चाहते थे, किशन के रोल में, लेकिन अनिल कपूर ने ज़ोर दिया कि उनकी जैकी श्रॉफ के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। वो पहले भी उनके भाई का रोल कर चुके हैं, तो जैकी इस रोल के लिए मौजू रहेंगे। उनके इसरार पे विदु विनोद चोपड़ा ने जैकी को आमादा किया, लेकिन जैकी शुरू में हेज़िटेंट रहे। उसकी वजह थी वो पहले भी राम लखन में अनिल के भाई का रोल कर चुके थे। उनको टाइपकास्ट रोल फ़ील हो रहा था, और उनको लग रहा था कि विदु विनोद चोपड़ा एक 8 फ़िल्मों से मुतासरा हिदायतकार है, मैं उसके म्यार पे एक्टिंग कैसे कर पाऊँगा? तो ये मसले थे, लेकिन उनको पटा लिया अनिल कपूर ने जब उन्होंने उनको इस फ़िल्म का गाना सुनाया कि तुमसे मिलकर ऐसा लगा। ये म्यूज़िक सुन के जैकी को फ़ील है कि ये फ़िल्म कुछ स्पेशल है। और फिर जब उन्होंने विदु विनोद चोपड़ा को कहा कि तुम जो रोल मुझसे किशन का चाह रहे हो, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत मुश्किल रोल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तब एक चिट पे एक जुमला लिख के विदु विनोद चोपड़ा ने जैकी को दिया कि घर जाके इसको पढ़ लेना, समझ में आता है तो कल काम में आ जाना।
जब जैकी घर में गए तो उसमें लिखा था चिट के अंदर कि आई कैन एक्ट वेरी वेल, और जैकी में एक एतमाद आया कि शायद ये रोल मैं कर सकता हूँ, और अगले दिन वो सेट पे आ गए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। दो भाइयों की कहानी थी, कशमकश थी। किशन जैकी श्रॉफ अपनी जुराइम की दुनिया से करण को दूर रखना चाह रहा है, लेकिन अनुपम खेर की डेथ और पारो की वजह से करण इस जुर्म की दुनिया में आ जाता है। उसको अपने भाई की असलियत मालूम पड़ती है और एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है दोनों भाइयों के बीच में। और यहाँ पे मामलात ऐसे हो जाते हैं कि करण की जान खतरे में होती है। और यहाँ पे दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत कमाल था। जब करण पूछता है किशन से कि भैया तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो तब उसके सामने किशन फट पड़ता है और वो कहता है कि आज तुम मुझसे सुन, जिस दिन तेरी स्कूल की किताबें ली थी उस दिन मैंने सबसे पहले दारू की भट्टी लगाई। जिस दिन मैंने तुझे अमेरिका भेजा उस दिन मैंने बाजार में जाके 5 लड़कियों को बेच दिया था, और जिस दिन मैंने तुझे बोर्डिंग भेजा उस दिन मैंने चर्च बेची थी। क्या मेरा बचपन मुझे वापस ला सकता है? क्या मेरी गुजरी जिंदगी मुझे वापस दिलवा सकता है? ये मैंने तेरे लिए किया। और ये रोल जैकी श्रॉफ का कमाल रोल था। वो जज्बातियत की इंतहाओं पर थे। एक तरफ वो फ्रस्ट्रेटेड थे कि उसका भाई जुर्म की दुनिया में दाखिल क्यों हो रहा है, वो उस दुनिया से दूर क्यों नहीं जाता, और दूसरी जानब उनको ये भी शिकार इस बात का भी खौफ था कि अन्ना यानी नाना पाटेकर का गैंग करण को मारने के चक्रों में। तो जैकी कशमकश में फंसे रहे, और उनका रोल इतना पावरफुल हो गया कि उनकी इस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं थी, लेकिन उनकी किसी हीरोइन की ज़रूरत भी नहीं थी। किशन अपनी अदाकारी के बायस सब पे भारी पड़े थे। और फिर हम देखते हैं कि करण का रोल, जब करण के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनको अपने भाई की असलियत पता चलती है। एक जानिब वो पारो के साथ ज़िंदगी भी बसर करना चाह रहे होते हैं, वो खुद भी जुराइम की दुनिया में जा चुके होते हैं, तो वो भी फंसे होते हैं, और वो अपने जुर्म का एतराफ़ करते हैं पारो के सामने कि पारो मेरे बाबा किसान थे जिन्होंने किसी के खेत से कभी अनाज का दाना भी नहीं लिया था, और आज उनके दोनों बेटे खूनी हैं। तो ये उसका एक गिल्ट था जो उसके अंदर जा रहा था, और गिल्ट ये भी था कि मेरे भाई को हालात की वजह से मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए जुर्म की दुनिया में जाना पड़ा। और दोनों भाइयों की ये कशमकश अन्ना के लिए बहुत बड़े ख़तरात का सबब बन रही थी। फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि आखिरी सीन, जब अनिल कपूर और माधुरी को अन्ना मार देते हैं, क्योंकि अनिल कपूर उनको डबल क्रॉस करते हैं, और वो करण को बता देते हैं हाँ मैंने उसको मार दिया, और करण और किशन की दुनिया लुट जाती है कि उसका भाई मारा जा चुका है। और उनके सामने अन्ना शराब की बोतल लेके आते हैं कि आज किशन अपना गम गलत करेगा और सब वैसे ही चलेगा, लेकिन किशन कुछ और ठान चुका था। किशन ने एक हाथ से अन्ना का बाजू पकड़ा और शराब की बोतलों को जिस तरह से ज़मीन पर तोड़ना शुरू किया, वो ज़बरदस्त सीन था। और फिर आग लगा दी, वही आग जिससे अन्ना खौफ खाता था, वही आग जिसमें उसने अपने ख़ानदान को जला दिया था, वही आग अन्ना को जला के राख कर देती। और ये किशन का इंतकाम था जो उसने अन्ना से लिया। लेकिन अब किशन की ज़िंदगी में बचा ही क्या था? ना भाई रहा, ना जुर्म की ज़िंदगी रही, एक खालीपन रहा। लेकिन आखिरी सीन की अहमियत यही है कि नाना पाटेकर ने उस आग के सीन में खुद को झुलसा लिया, उनके पाँव जल गए थे, वो गिर पड़े थे, उनको चोट लगी थी। 1 साल लगा इस सीन को रीशूट करने में पूरी सेफ्टी के साथ, और फ़िल्म सिटी में इस सीन को दोबारा फ़िल्माया गया, और फिर इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, और 12 लाख से ये बनी फ़िल्म 8 करोड़ से ज़ायद बिज़नेस कर पाई, जो उस दौर का 8 करोड़ था। और विदु विनोद चोपड़ा इस फ़िल्म के हीरो बन के उभरे, जिनको एक सीरियस डायरेक्टर के तौर पे तस्लीम कर लिया गया। अनिल कपूर की एक्टिंग की बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हुई, वो पहले ही एस्टेब्लिश एक्टर थे। माधुरी दीक्षित एक बहुत बड़ी स्टार थी तेज़ाब, राम लखन के बाद। लेकिन फ़िल्म का मेला लूट के गए जैकी श्रॉफ, जिनको उम्मीद नहीं थी कि इस फ़िल्म से उन्हें कुछ फ़ायदा होगा, जब उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और ये अनिल कपूर के लिए धचका था, जिन्होंने शायद इसलिए जैकी श्रॉफ की सिलेक्शन की थी कि
मैं तो जैकी के रोल को खा के अवार्ड ले जाऊंगा, लेकिन जैकी श्रॉफ बेस्ट एक्टर अवार्ड परिंदा फिल्म से ले उड़े। आखिर में यही कहूँगा कि रियलिज्म पे बनी इस अंडरवर्ल्ड जॉनर की फिल्म में जब फिल्म की शूटिंग होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म बेचनी भी थी, और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस विदु विनोद चोपड़ा को खामोश के टाइम से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा था। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि यार तुम फिल्म में मार रहे हो अनिल कपूर और माधुरी को, ऐसा हिंदी फिल्मों में होता नहीं है। लोग चाहते हैं कि वो घर खुश होके जाए। तुम किशन को मार दो, करण को और पारो को जिंदा रखो, तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। और 2 लाख की फिल्म बनी थी, बहुत सॉरी 12 लाख की फिल्म बनी थी। बहुत बड़ी ऑफर थी विदु विनोद चोपड़ा के लिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात मान लेते, उनको प्रॉफिट भी हो जाता। सिर्फ एंडिंग चेंज करनी थी, जैकी श्रॉफ की डेथ दिखानी थी और अनिल कपूर माधुरी को जिंदा रखना था, और शायद पब्लिक भी यही चाहती थी। लेकिन विदु विनोद चोपड़ा ने रिस्क लिया और डिस्ट्रीब्यूटर्स को साफ कहा कि मेरे ज़हन में एक पॉइंट है कि तशद्दुद की कोख से तशद्दुद जन्म लेता है। अगर मैंने इस थीम को छोड़ दिया और मैंने किशन को मार दिया तो मैं वो करना ही नहीं चाह रहा था जो मैंने कर दिया आपके कहने पे। ऐसा नहीं हो सकता। फिल्म की थीम वही रहेगी, किशन जिंदा रहेगा और करण पारो को मरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पॉइंट इस्टेब्लिश करना है कि तशद्दुद की कोख से तशद्दुद ही जन्म लेता है। और यही हुआ, फिल्म हिट हुई। ये अलग बात है कि उस दौर के ऑडियंस जब बाहर आए तो वो इस पे अफसरदा था कि करण पारो को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन यही रियलिज्म का सिनेमा होता है, यही हकीकी ज़िंदगी होती है। जुर्म की ज़िंदगी में आपको कड़वाहट ही मिलेगी, आपको हमेशा हैप्पी एंडिंग मिल नहीं सकती। तो मेरे लिए इस फिल्म के हीरो विदु विनोद चोपड़ा हैं, जिन्होंने अपनी सोच पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और जैकी श्रॉफ हैं, जिन्होंने एक मुश्किल रोल अपनी जज्बातियत से मबनी अदाकारी से निभाया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया। ऑल द बेस्ट।